मेरी उम्र 21 साल है और मैं मुंबई के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरा नाम परी है और अपने नाम की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। जब मेरी शादी हुई, तो मेरे पति के सोने के बाद मेरी नंद मुझे चुपके से अपने कपड़े पहना देती थी और घूंघट उड़ाकर पलंग पर बैठा देती। थोड़ी देर के बाद एक आदमी मेरे कमरे में आता और मेरा हाथ पकड़कर पूरी रात रोता रहता और जाते समय मेरी गोद पैसों से भर देता। मैं नंद के डर की वजह से घूंघट भी न उठा सकती थी। एक रात मैंने चुपके से नंद के दुपट्टे में छेद कर दिया और जैसे ही रात को वह आदमी कमरे में आया, मैंने उसी छेद में से उसको देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा अपना ही। मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की हूँ और मैंने अपने लिए सपने में भी बहुत ही खूबसूरत देखे थे। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि मेरी तरह मेरा भाग्य खूबसूरत नहीं था। मेरी शादी एक बहुत ही बदसूरत इंसान से हो गई। ना सिर्फ वह बदसूरत था बल्कि वह लोग इस कस्बे के बदनाम लोगों में से थे। उनके माँ-बाप भी नहीं थे। घर में सिर्फ दोनों बहन-भाई और एक बड़ा बूढ़ा ताऊ ही रहता था। सब लोग कहते कि यह लोग कुछ गड़बड़ है, मगर फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी इस घर में कर दी। मेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, उनका काम दूसरे शहर में था और उनको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिला करती थी। इसी कारण से घर के सारे फैसले मेरी माँ ही लिया करती थी। जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसका नाम अनिल था और वह पूरे कस्बे में सबसे ज़्यादा गंदा इंसान था। सब इसको कहते थे कि इसका कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह बहुत ही सुस्त और आलसी है। मैंने तो इनके घर के बारे में यह भी सुन रखा था कि इनके घर से बहुत ही गंदे तरह की बदबू आती है। अगर कस्बे से कोई भी इनके घर जाता तो बदबू की वजह से उसका वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता था। फिर भी माँ मेरी शादी इस घर में कराना चाहती थी। मुझमें कोई बुराई भी नहीं थी और मैं तो बहुत खूबसूरत लड़की थी। इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अगर मैं विधवा या तलाकशुदा होती, तो भी ठीक था कि मजबूरी में मेरी ऐसे घर में शादी करनी पड़ी। लेकिन मेरे साथ तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। मैं और लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी, पढ़ी-लिखी भी थी। जबकि हमारे खानदान में 8वीं कक्षा के बाद लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था और मेरे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी माँ-बाप ने मेरा रिश्ता अनिल के साथ तय कर दिया। इस बात पर हमारा पूरा गाँव हँस रहा था कि हमारे गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की का रिश्ता अनिल जैसे इंसान के साथ तय हो गया है। अनिल इस टाइप का लड़का था कि जिसका मज़ाक हमारे कस्बे के हर घर में उड़ाया जाता था। लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैं तो यह सोच-सोच कर ही मरी जा रही थी कि वह मेरा पति बनने वाला है। जब मैं अनिल के साथ अपने किसी दोस्त के घर जाऊँगी, तो वह मेरी कितनी हँसी उड़ाएँगे और बातें सुनाएँगे। मैंने अपनी माँ से बहुत बार लड़ाई की और उन्हें साफ-साफ मना किया कि मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। इसी बात पर मेरी माँ ने मेरे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए, जबकि बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने कभी मेरे ऊपर हाथ तक नहीं उठाया था। पर जब भाग्य ही साथ ना दे, तो किसी से क्या शिकायत करनी। यहाँ तक कि मेरी शादी अनिल के साथ हो ही गई। पापा शादी वाले दिन ही आए, थोड़ा गुस्सा हुई, पर तब तक मेरी शादी अनिल से हो चुकी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। सच में इनके घर से एक बहुत अजीब-सी गंदी-सी बदबू आती थी, लेकिन मैं यहाँ से उठकर कहीं नहीं जा सकती थी। मैं तो बस प्रार्थना ही कर रही थी कि अनिल मेरे कमरे में ही ना आए और अगर आ भी जाए तो मेरे पास ना आए। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सच में अनिल नहीं आया था। बल्कि अनिल की बहन रोशनी ने कमरे में कदम रखा था। वह एक 35 वर्ष की लड़की थी और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने आते ही अचानक से मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथ पकड़कर रोने लगी। मैं परेशान हो गई कि यह कैसी हरकत क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कैसी मदद चाहिए थी और वह मुझसे इस समय मदद क्यों माँग रही थी, जबकि इस समय मुझे खुद ही मदद की ज़रूरत थी। क्योंकि मैं अनिल के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि भाभी, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करती जाइए। इसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। नंद की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? उसने मुझसे कहा कि मैं पूरी बात तुम्हें शुरू से बताऊँगी। अभी तुम ये बताओ कि मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? जब मेरी नंद ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको साफ-साफ कह दिया
कि अपने भाई को आज कमरे में ना आने देना। मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी इस बात पर उसने मुझे नज़र उठाकर देखा और फिर कहा कि ठीक है, दुल्हन वैसे भी शादी के दिन बहुत ज़्यादा थक जाती है। मेरी नंद ने ना जाने किस तरह पर अनिल को कमरे में ना आने दिया। मैं आराम से सो गई और सुबह को नहा धोकर उठी। मेरे दिल में यही इरादा था कि अच्छे से इस घर की साफ-सफाई करूँगी, पता लगाऊँगी कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। अगला दिन भी निकल गया। मैं कुछ दिन के लिए अपने माँ-बाप के घर रहकर आई और कुछ समय अपने कमरे को साफ करने में निकाल दिया। मुझे रोशनी ने मना किया कि अभी-अभी शादी हुई है, तुम काम मत करो, पर मेरा कहना था कि मैं इस बदबू में नहीं बैठ सकती। जब मैंने बदबू का नाम लिया, तो इसके बाद रोशनी ने और कोई बात नहीं की। रात हो गई और जब अनिल सो गया, तो मेरी नंद ने मेरे कमरे की खिड़की खटखटाया, तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जब खटखटाने की आवाज़ तेज़ आई, तो मैंने दरवाजे पर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। वापस आकर बेड पर सो गई। जब दोबारा से आवाज़ आई, तो मैंने ध्यान से सुना कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो मेरी नंद वहाँ पर खड़ी थी। इसने मुझे बाहर आने का इशारा किया। जब मैं बाहर आई तो उसने मुझसे कहा था कि मैंने आपसे एक काम करने का वादा किया था। आपको वह काम आज ही करना है। मैंने अपनी नंद से कहा कि काम क्या है पहले मुझे ठीक तरह से समझाओ, क्योंकि उस समय भी मेरे मन में कस्बे वालों की ही बातें चल रही थी, क्योंकि कस्बे वाले इन दोनों भाई-बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मगर उस समय मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी कि यह मुझसे ज़रूर कुछ गलत काम ही करवाएगी या फिर इसका कोई चक्कर होगा जिसका हल ये मुझसे निकलवाना चाहती है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में लेकर आई और अपनी अलमारी से एक सूट निकालकर मुझे पहनने के लिए कहने लगी। मैंने हैरानी से पूछा कि मैं तुम्हारे कपड़े क्यों पहनूं, वह भी रात के इस वक्त। उसने मुझसे कहा कि पहले आप यह कपड़े पहने, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने अपनी नंद से कहा कि पहले वह मुझे शुरू से सारी बात बताए, तभी मैं इसके कपड़े पहनूंगी। वह अचानक से तेज-तेज रोने लगी। मुझे उसके आंसू नकली नहीं लग रहे थे। वह रोते-रोते मुझसे कहने लगी कि हम दोनों भाई-बहन बहुत छोटे थे, जब हमारे माँ-बाप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए और उस समय हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। यह जो आज अनिल भाई की हालत है, वह उसी वजह से है। जेब में पैसे नहीं थे, हाथ में कोई हुनर नहीं था। करते तो क्या करते? कहते हैं ना कि गरीबी से बड़ी कोई बददुआ नहीं होती और भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। हमने कैसे-कैसे करके दिन-रात काटे हैं, यह हमें ही पता है। हमारा कोई अपना तो था ही नहीं, बस एक ताऊ ही था। उसने हमारा साथ दिया। कभी-कभी खाने को रोटी दे देता था, कभी-कभी 2 दिन बाद खाना मिलता था, तो कभी 3 दिन बाद खाना मिलता था। ऐसे ही कर-कर के घर का सारा सामान बिक गया। जब अनिल भाई बड़े हुए तो फिर जगह-जगह काम करके हमने यहाँ घर बनाया। जैसे-तैसे करके हमने अपना घर चलाया। मोहल्ले वाले जो हमारे बारे में बातें करते हैं, हमारी पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं। हम बहुत गरीब और मजबूर लोग हैं। मैंने अपनी नंद से कहा कि मुझे कहानी नहीं सुननी है, जो काम है वह बताएँ। उसने मुझसे कहा कि आपकी गलती नहीं है, आप भी मुझे गलत ही समझेंगे। लेकिन इस गरीबी से तंग आकर मैंने एक बहुत अजीब-सा काम कर डाला है। अजीब से काम से तुम्हारा क्या मतलब है? कौन-सा अजीब काम किया है तुमने? फिर उसने मुझे एक बहुत अजीब-सी बात बताई और सच में उस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। और यह भी सच है कि ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने आज तक सिर्फ़ सुना ही था, लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसे इन बातों पर विश्वास भी हो। वह मुझे बताने लगी कि वह गरीबी से तंग आकर एक तांत्रिक के पास गई थी। उस तांत्रिक ने मुझे एक टोटका बताया जिसको करने में पहली कोशिश में फेल हो गई थी और उसी की वजह से हमारे घर में यह गंदी बदबू आती है। अगर तुम्हें उस बदबू को खत्म करना है, तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस टोटके को पूरा करना ही होगा, वरना तुम कुछ भी कर लो, इस घर से बदबू खत्म नहीं होगी और ना इस घर की हालात ठीक होंगे। और अब तुम मानो या ना मानो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। अनिल तुम्हारा पति है और हम लोग ही तुम्हारा परिवार हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैंने अपनी नंद से पूछा कि किस किस्म का टोटका है। उसने मुझे बताया, तुम्हें इस टोटके को पूरा करने के लिए रोज दुल्हन की तरह तैयार होकर और घूंघट निकालकर एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर अपने बिस्तर पर बैठना है और रात 12 बजे के बाद एक आदमी को मेरे कमरे में आना था।
यह बात साफ नहीं थी कि वह आदमी कौन था, लेकिन एक आदमी कमरे में आता और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कुछ बातें करेगा और मुझसे कहा गया था कि इस टोटके को करने में मुझे बहुत सारी दौलत मिलेगी। मतलब मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। लेकिन टोटके करने के पहले ही दिन जब वह आदमी मेरे कमरे में आया, तो मैं उसे देखकर डर गई और मैंने नजरें उठाकर उसको देख लिया। और उस रात के बाद से 3 महीने तक मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही। मुझे इतना तेज़ बुखार रहने लगा कि 3 महीने तक मैं बिस्तर से उठ ही ना सकी। तबीयत ठीक होने के फ़ौरन बाद मैं उस तांत्रिक के पास दोबारा गई। उसने बहुत से मंत्र जाप किए और मुझसे कहा कि तुम्हें एक बार और आखिरी मौका दिया जा रहा है। भाभी, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। मेरे कमरे में मेरे कपड़े पहनकर बिस्तर पर घूंघट निकालकर बैठना है। रात को वह आदमी आएगा और तुम्हारे हाथ पकड़कर तुमसे कुछ बातें करेगा और कुछ भी हो जाए तुम्हें उस आदमी को नज़र उठाकर नहीं देखना है। यह बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने अपनी नंद को पता नहीं चलने दिया कि मैं डर गई हूँ। बस मैं उसे मना करने की कोशिश करती रही। मैंने उसको कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। अमीर होने का लालच तुमने किया है। सारी गलती तुम्हारी ही है कि तुमने यह सब काम किया। मैं गलत काम करने में तुम्हारा साथ क्यों दूँ? तब मुझे रोशनी ने एक ऐसी अजीब-सी बात बताई, जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं बिना वजह नहीं रो रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि तांत्रिक ने मुझे बताया है कि अगर 15 दिन के अंदर मैं इस टोटके को पूरा ना किया जाए, तो इस घर में रहने वाले हर इंसान की मौत हो जाएगी। मेरी नंद ने कहा कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ, तुम्हें ही होगा इन बातों पर विश्वास। इतना सुनते ही मेरी नंद मेरे पास आई और आंखें बड़ी करके मुझसे बोली, तो यह बदबू कहाँ से आ रही है? अगर तुम चाहो तो पूरा घर धो लो और यह बदबू चली जाएगी तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और अगर यह बदबू नहीं गई तो फिर तुम्हें मजबूर होकर मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। सच बात तो यह है कि मैंने इस घर को साफ किया था और घर का पूरा कोना-कोना छान मारा था कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। मैं इस बदबू को खत्म करने की नाकाम कोशिश पहले ही कर चुकी थी। फिर भी मैंने अपनी नंद से कहा कि वह मुझे 1 दिन का समय और दे दे। मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं इस कोशिश में नाकामयाब रही तो फिर मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगी। अगला पूरा दिन मैंने घर की सफाई में निकाला, पूरे घर को धो डाला, मगर मैं हैरान थी कि इतनी साफ-सफाई के बाद भी बदबू अभी भी आ रही थी। फिर मैंने सोचा शायद मेरी नंद की बात सच्ची है, वह सच में कुछ गलत कर बैठी थी। अब मुझे इसकी मदद करनी थी, क्योंकि अगर वह सच बोल रही थी, तो यह टोटका भी सच्चा था और अगर मैं उसकी मदद करके इस अमल को पूरा ना करती तो मैं भी मर सकती थी। मुझे अपनी जान बचानी थी। तभी मैंने देखा कि मेरी नंद अपने कमरे में बैठी बच्चों की तरह रो रही थी और भगवान से माफ़ी माँग रही है और कह रही थी कि भगवान, मैंने पैसों की लालच में पड़कर बहुत गलती कर दी है। मुझे माफ़ कर दे और हम सबकी जान बचा ले। हम सबकी जान पर बनी है। मैं क्या करूँ? मैंने सोचा कि आखिर क्यों कोई 35 वर्ष की समझदार औरत ऐसी हरकत करेगी। मैंने अंदर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरी नंद ने मुझसे कहा कि यह बात अनिल को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि वह शुरू से इस सब में शामिल नहीं है। अगर यह बात उसको पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और फिर हम यह टोटका कभी पूरा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि यह एक आदमी की बात है और कोई मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी कोई ऐसा काम करे, जिसमें उसकी पत्नी की इज़्ज़त को खतरा हो और ना ही कभी इस काम के लिए राज़ी नहीं होगा। वह भी कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ अकेले बैठना पड़े। मैंने अपनी नंद से कहा कि बैठने तक तो ठीक है, लेकिन देख लेना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही यह काम कर चुकी हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उस आदमी की तरफ नज़र उठाकर ना देखना, चाहे तुम्हारे सर पर छत ही क्यों ना गिर जाए। उस आदमी की आँखों में ना देखना, बस नज़र झुकाकर बैठे रहना। मेरा दिल बहुत परेशान था। मैंने अपने कमरे में आकर मम्मी को कॉल की। मैं मम्मी को यह सब बता तो नहीं सकती थी, लेकिन सोचा कि थोड़ी देर से बात करने से मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं तो अपनी मम्मी से नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे घर में मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई थी। मेरे पापा तो उनकी इस बात पर गुस्सा भी थे। जब माँ ने पूछा कि तुम खुश हो या नहीं, तो मुझे गुस्सा आ गया।
मैंने उनसे कहा कि पूछने का हक आप खो चुकी हैं। ऐसे घर में कोई कैसे खुश रह सकता है? क्या है इस घर में जिसकी वजह से मैं खुश हो जाऊं? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जिंदगी की सारी खुशियां पैसे से ही खरीदी जा सकती है। तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम भी बहुत खुश रहोगी। मैंने मम्मी से कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पति का तो ऐसा काम है कि आज है कल नहीं। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम गाड़ियों में घूमा करोगी, तुम्हारा भी बड़ा घर होगा। मेरी मम्मी मुझे ऐसा ख्वाब दिखा रही थी जिसे सब कुछ वही मुझे खरीद कर देने वाली हो। मैं अपनी परेशानियों में लगी थी इसलिए मैंने मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह काम करना ही था। रात को जब अनिल सो गए तो मैं अपनी नंद के कमरे में आ गई और नंद के कपड़े पहनकर अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार हो गई और नंद के पलंग पर बैठ गई। उसने मुझे ऐसा घूंघट करा दिया जिसमें से हल्का सा भी नहीं दिखता था। वह घूंघट बहुत मोटे कपड़े का था और मेरी नंद खुद कमरे से बाहर चली गई। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पास नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद में नंद के कमरे का दरवाजा पीछे की तरफ खुला जिसका रास्ता गली से निकलता था। वहां से एक आदमी अंदर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी कि ना जाने क्या होने वाला है। मेरा पति जैसा भी हो लेकिन मेरा अपना पति था और मैं उसके साथ धोखा कर रही थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वह हल्के-हल्के कुछ बड़बड़ा रहा था। वह बस हल्के बोल रहा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके शब्द भी ऐसे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने उसकी आवाज़ पर ध्यान दिया तो वह बोल रहा था कि उसे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दो। मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए। वह काफ़ी देर मेरा हाथ पकड़कर बैठा रहा और जब तक वह आदमी मेरे कमरे में रहा, मेरा दिल अपने काबू में न था। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद वह आदमी जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके जाने के बाद जब मैंने घूंघट ऊपर करके देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें बहुत से नोट पड़े थे। यह ज़रूर वही आदमी रख गया होगा। मेरी नंद ने मुझसे कहा कि देखो भाभी जी, इतने पैसे तो हम पूरा महीना मेहनत करके भी नहीं कमा सकते थे। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और गलत कुछ भी नहीं हुआ। हमें बस कुछ दिन और यह काम करना होगा। मैंने भी हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं यह काम करूँगी। अब तो यह रोज़ का ही हो गया था। वह आदमी रात को आता और मेरी झोली पैसे से भर देता था, लेकिन वह सारे पैसे मेरी नंद मुझसे ले लेती। वह बहुत खुश होती। मैं उससे पूछती थी कि अब तो हमें इस टोटके को करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कब तक यही करना होगा? उसने कहा थोड़े दिन और करना होगा। रोज़-रोज़ ऐसा करते-करते अब मेरे दिल में एक तरह का शक पैदा होने लगा था कि यह आदमी कौन है? मेरी नंद मुझे रोज़ ही एक सूट पहनाती। मैंने अपनी नंद के दुपट्टे में छेद कर दिया कि मैं उसके छेद से उस आदमी का चेहरा देख सकूं। मैं पलंग पर बैठी थी, वह आदमी आया और मेरे हाथ पकड़कर रोने लगा। मैंने आज हिम्मत करके उस शख्स का चेहरा देखने की ठान ली थी, जबकि ऐसा करने के लिए मेरी नंद ने मुझे साफ-साफ मना कर दिया था। लेकिन अपने दिल में पैदा हुए शक के कारण मुझे आज उसका चेहरा देखना ही था कि मेरी नंद मुझे पागल बना रही है। मैंने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं मेरा अपना बाप था। मैंने झटके से अपना घूंघट उठाया और मुझे देखकर मेरे बाप की भी हवाइयाँ उड़ गई। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पापा मुझे जवाब देने की वजह से हाँफने लगे और तेज़ी से वहाँ से भाग गए। मैं बहुत परेशान हुई और उनको आवाज़ देती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी नंद कमरे में आ गई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह क्या हो चुका है। मैंने अपनी नंद की कलाई इतनी ज़ोर से पकड़ी थी, उसकी चीख निकल गई थी। मैंने उससे पूछा, बताओ कि यह सब कुछ क्या कर रही हो? तुमने मेरे पापा को फँसा रखा है। तुम मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही हो। इतना सुनकर उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मुझसे क्या पूछ रही हो? जाकर अपनी माँ से पूछो। मैंने अगले दिन मम्मी के घर जाने का फैसला किया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। वह रात मैंने कैसे काटी मुझे ही पता है और अगली सुबह मैं मम्मी के घर पहुँच गई थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। मम्मी भी मेरी नंद की तरह अपना सर पकड़कर बैठ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा बाप जितना सीधा दिखता है, उतना है नहीं। उसने हमसे छुपाकर
दूसरी शादी कर रखी है। और इतना ही नहीं, उसने अपना सारा पैसा, घर जायदाद सब कुछ दूसरी औरत के नाम कर दिया है। यह जो हमारे घर में गरीबी के ढेर नजर आ रहे हैं, यह सब तुम्हारे बाप का ही किया धरा है। वरना हमारे पास घर भी था, जायदाद और कारोबार भी। वह सब उस औरत ने छीन लिया है। सुना है कि अब वह औरत बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है। तुम्हारा बाप उसके पीछे इतना पागल है कि उसके चक्कर में शहर के बड़े-बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है। मैंने तुम्हारे बाप के खिलाफ प्लान बनाया था और तुम्हारी नंद को मैंने इसमें शामिल किया था, क्योंकि वही यह काम कर सकती थी। मोहल्ले की औरतें या मेरी अपनी कोई रिश्तेदार इस काम में मेरा कभी साथ नहीं देती। हमने उससे कहा कि उसे कुछ दिन तक एक कमरे में रख भेजा जाएगा, जहाँ एक औरत घूंघट करके बैठी होगी। उसे उसका हाथ पकड़कर अपनी सारी परेशानियां बतानी है और फिर उपहार के तौर पर उसे कुछ पैसे देने हैं। तुम्हारे बाप ने अपना सारा कुछ उस औरत को लुटा दिया है। अब इस पर हमारा भी कुछ हक है कि हम उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी नंद बहुत चालाक निकली। जब वह मेरी साथी बन गई, तो उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता अपने भाई अनिल के लिए मांग लिया। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर मैं उसको इनकार करती, तो वह तुम्हारे बाप को बता देती और ऐसा करने से तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे देता। मुझे मजबूर होकर तुम्हारा रिश्ता उसके भाई के साथ करना पड़ा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? पापा जानते हैं कि मेरी यह आदमी पापा जानते हैं कि मेरी यह शादी उस घर में हुई है। वह मेरी शादी के दिन वहाँ मौजूद थे। पापा अनिल को जानते हैं। हाँ, इसलिए तो तुम्हें घूंघट करके बैठाया है, ताकि वह तुम्हें पहचान ना सके। तुम्हें बैठाने का मकसद यही था, क्योंकि हमने तुम्हारे बाप से कहा था कि वह एक नौजवान लड़की बैठी होगी और तुम्हारी नंद तो जवान ही नहीं है। तुम्हारा बाप तुम्हारे घर के पीछे वाले दरवाजे से आता था और आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारा घर तो देखा ही नहीं है। वह तो आया ही शादी के बाद था। उसको सिर्फ उस औरत की फ़िक्र है, हमारी नहीं। अगर हम तुम्हें इन बातों की बारीकी बताते भी, तो तुम हमारी मदद को कभी राज़ी ना होती। मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अभी भी आपकी मदद नहीं करूँगी, क्योंकि वह औरत बीमार है और आप उसकी बीमारी का फ़ायदा उठा रही हैं। मैं पापा को सब कुछ बता दूँगी। लेकिन उस दिन के बाद से पापा मेरे सामने आने से हिचकिचा रहे थे। पापा सब जान चुके थे। 2 दिन बाद पापा घर आए। मैं उस दिन घर पर ही थी। वह बहुत उदास लग रहे थे। पापा ने कहा कि मेरे पास जो कुछ है, वह सब तुम लोग ले लो, क्योंकि वह औरत मर चुकी थी, जो उनकी दूसरी बीवी थी। पापा ने अपना सब कुछ हमारे नाम तो कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनके पास मोबाइल भी नहीं था और हमें उनका पता भी नहीं था। हम उन्हें कैसे ढूँढते? मेरी मम्मी को घर-दौलत सब कुछ मिल गया था और उनकी सौतन भी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन अपने साथ में उनका सुहाग भी तो वो ले गई थी। मैंने इस बात का मैंने इस बात से यही सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी ज़िंदगी के हमसफ़र के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। जिसे भगवान ने हमारे लिए चुना है, हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैंने अनिल को कबूल कर लिया और अनिल से कहा कि हमें हमारी नंद की भी शादी करवा देनी चाहिए। उनके लिए भी अच्छा रिश्ता मिल गया और वह भी शादी करके अपने घर की हो गई। इसी बीच में मैंने अनिल को सबके साथ उठने-बैठने, बातचीत करने के तौर-तरीके सिखाए और उससे कहा कि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो और साथ ही छोटा-मोटा कोई कारोबार कर ले। ऐसा करने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन कोशिश करते-करते मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर ले ही आई और आज मैं ज़िंदगी में काफ़ी खुश हूँ। मेरी शादी के 4 साल बाद मैंने एक नन्ही परी को जन्म दिया और उसके साथ मैं और अनिल खुशी-खुशी जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।